Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Simran Thapar. Today I will be discussing the topic numerical analysis. ये नेट में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा गेट और वेरियस एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए और अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए भी। और बुक हम फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स बाय जैन एंड एंगर। चलिए टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स x1 x2 अप टू xn कंसीडर करके चलेंगे। a11 x1 plus a12 x2 so on till a1n xn equal to v1, a21 x1 plus a22 x2 plus so on till a2n xn equal to v2, an1 x1 plus an2 x2 so on till ann xn equal to vn। इसको हम ax equal to v फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे a होता है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो भी x1 x2 और x1 के xn के कोफिशिएंट्स हैं वो इस मैट्रिक्स में हम लिखते हैं। x होता है x1 x2 अप टू xn, b होता है v1 v2 अप टू vn। ये नोन वैल्यूज होती हैं। अगर b 0 होता है तो हमारा सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम होता है, b नॉन जीरो होता है तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। अब हम मेथड्स देखते हैं जो सॉल्व करने के लिए हमें यूजफुल होंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। इसमें दो टाइप के मेथड्स होंगे, एक होगा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा इनडायरेक्ट और आइटरेटिव मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स में पहला मेथड है क्रैमर्स रूल, दूसरा है गॉस एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। थर्ड है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, फोर्थ इज कोल्स्की फैक्टराइजेशन मेथड। इनडायरेक्ट में फर्स्ट मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड, सेकेंड है गॉस सीडल मेथड। चलिए पहले क्रैमर्स रूल देखते हैं। क्रैमर्स रूल मैं n इक्वल टू 3 के लिए डिस्कस कर रही हूँ। इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा ये बन जाएगा। इसमें बेसिकली एक तो हमें a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, एक हमें d1 डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। d1 डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं करते, बस जो a का फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह ये v1 v2 v3 से रिप्लेस हो जाएगा और बाकी सारा एज इट इज रहेगा। मीन्स a12 a13 a22 a23 a32 a33, ये सारा एज इट इज। जब डिटर्मिनेंट ऑफ d2 की बारी आएगी उसमें कॉलम 2 जो होगा a का, वहाँ पे b1 b2 b3 रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। विच मीन्स a11 a21 a31 b1 b2 b3 a31 a32 a33। ऐसे ही d3 में क्या होगा, a का थर्ड कॉलम में b1 b2 b3 आ जाएगा, बाकी एज इट इज a11 a21 a31 a12 a22 a32 b1 b2 एंड b3। अब x1 x2 x3 की वैल्यूज निकालने के लिए x1 की वैल्यू बनेगी डिटर्मिनेंट ऑफ d1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, y1 x2 की वैल्यू बनेगी डिटर्मिनेंट ऑफ d2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, x3 की वैल्यू बनेगी डिटर्मिनेंट ऑफ d3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि मैट्रिक्स a जो होगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा नॉन सिंगुलर होगा। अदरवाइज अगर ये सिंगुलर हुआ तो क्रैमर्स रूल फेल कर जाएगा, तब या तो नो सोल्यूशन होगा या इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है तो x1 x2 x3 की वैल्यूज नॉट डिफाइंड हो जाएंगी। क्रैमर्स रूल तभी वर्क करेगा जब n 2 3 या 4 है। आप खुद सोचिए, अगर n 5 हो जाता है तो 5 क्रॉस 5 का डिटर्मिनेंट a d1 d2 और d3 का निकालना काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। चलिए अब क्रैमर्स रूल के बेस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा, यहाँ से 1 2 -1 3 6 1 3 3 2। जब हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो बनेगा 1 × 12 - 3 -2
6 माइनस 3 -1 9 माइनस 18 और इसकी जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 12। इसी तरीके से D1 की वैल्यू निकालनी है। D1 क्या था? कॉलम ऑफ A, फर्स्ट कॉलम ऑफ A इज रिप्लेस्ड बाय दिस 2 1 and 3 B1 B2 B3 और बाकी सारा एज इट इज। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ D1 की वैल्यू हमने निकाली है वो हमारे पास 35 आएगी। जब डिटर्मिनेंट ऑफ D2 निकालेंगे उसमें भी सब कुछ एज इट इज, बस जो A का सेकंड कॉलम है वो 2 1 3 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि 1 3 3 2 1 3 -1 1 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ D2 इज -13। डिटर्मिनेंट ऑफ D3 निकालेंगे उसमें भी सब कुछ एज इट इज रहेगा। थर्ड कॉलम ऑफ A इज रिप्लेस्ड बाय 2 1 3 1 3 3 2 6 3 2 1 3। अब इसका डिटर्मिनेंट हम जब निकालेंगे तो वो आएगा -15 और x1 की वैल्यू क्या आएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ D1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ D1 इज 35, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 12। x2 की वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ D2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ D2 इज -13 and determinant of A is 12. x3 is equals to determinant of D3 upon determinant of A. Determinant of D3 is -15, determinant of A is 12, so it will be -5/4. अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम कभी वेरीफाई करना चाहें पेपर में हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो हम इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में पुट करके बहुत इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट इसमें सॉल्व करने के लिए हमें n-1 इंटू n फैक्टोरियल ऑपरेशंस चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम n इक्वल टू 3 लेके देखें, जैसे अभी हमने 3 क्रॉस 3 का करा है, तो उसमें कितने ऑपरेशंस यूज होंगे? 12 ऑपरेशंस यूज होंगे। अब टोटल ऑपरेशंस कितने यूज होंगे? एक तो ये है कि n-1 इंटू n फैक्टोरियल जितने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऑपरेशंस यूज हुए इंटू n+1। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करके n² -1 इंटू n फैक्टोरियल, और या फिर n+1 इंटू n फैक्टोरियल होता है n+1 फैक्टोरियल होता है n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो इस पूरे की वैल्यू हम n+1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें n इक्वल टू 3 होगा तो 3² -1 इंटू 3 फैक्टोरियल 8 इंटू 6, टोटल 48 ऑपरेशंस यूज हुए हैं जब हमने 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स सॉल्व करा है। नेक्स्ट है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पार्शियल पाइवटिंग का। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स A गिवन है, उसमें फर्स्ट कॉलम को हम चेक करेंगे कि कौन से फर्स्ट कॉलम में लार्जेस्ट कौन सा एलिमेंट है मैग्नीट्यूड में। अगर वो मान लीजिए कि रो 2 पे है तो रो 1 के साथ उसे इंटरचेंज कर देंगे और उसको फर्स्ट पीवट कहेंगे। फर्स्ट पीवट ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा नॉन जीरो होगा। ऐसे ही अब हम सेकंड कॉलम को सर्च करेंगे फर्स्ट रो को छोड़ते हुए कि कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट है। अगर सेकंड कॉलम में हमें इसी पोजीशन पे लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उस रिस्पेक्टिव रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं मिल जाता है। हम पीवट एलिमेंट को 1 भी ले सकते हैं एलिमिनेशन करते वक्त हर स्टेप पे। ये मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है 10x1 - x2 + 2x3 = 4, x1 + 10x2 - x3 = 3, 2x1 + 3x2 + 20x3 = 7। इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। इसमें कंसेप्ट लगेगा एक डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स का। अब डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि जो ये डायगनल एंट्रीज हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे
अपने बाकी के एंट्रीज के सम के, मॉड के सम के। मॉड ऑफ 10 is greater than equal to mod 1 minus 1 plus mod 2. This implies 10 is greater than 3. Mod 10 is greater than equal to mod 1 plus mod minus 1. This implies 10 is greater than 2. Mod of 10, mod of 20 is greater than mod 2 plus mod 3. This implies 20 is greater than 2 plus 3. A matrix हमारा यहाँ क्या बनता? 10 minus 1 2 1 10 minus 1 2 3 20. तो यानी कि A हमारा एक डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि हम पीवट में क्या करते हैं। फर्स्ट कॉलम को हमने सर्च करा A के कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा मैग्नीट्यूड में उसको फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे ले आना है। पर यहाँ पे देखिए हमें डायगनली डोमिनेंट में पाइवटिंग की यूज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डायगनल एलिमेंट्स हमारे मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड में। देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। तो अब इसको हम डायरेक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो ऑपरेशन हमारा क्या लगेगा? टेन के नीचे वाले एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना है, यानी कि R2 टेंस टू R2 माइनस 1/10 R1, R3 टेंस टू R3 माइनस 2/10 टाइम्स ऑफ R1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा ये 10 माइनस 1 2, यहाँ पे A इज टू B मैट्रिक्स लिखना था। तो A इज टू B मैट्रिक्स जब हम लिखेंगे, ये मैं दोबारा करा रही हूँ, A इज टू B मैट्रिक्स लिखना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्योंकि हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को U इज टू C, U यानी कि यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है। A इज टू B बनेगा हमारा 10 माइनस 1 2 1 10 माइनस 1 2 3 20 और ये है 4 3 7। तो अब इस 10 जो ये 10 है इसके नीचे वाले हमने दोनों 0 बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे? R2 टेंस टू R2 माइनस 1/10 टाइम्स ऑफ R1, R3 टेंस टू R3 माइनस 2/10 टाइम्स ऑफ R1। दिस implies 10 0 0 minus 1 101 by 10 32 by 10 2 minus 20 by 10 196 by 10 4 26 by 10 और यहाँ से बनेगा 62 by 10। अब 101 by 10 ऑलरेडी हमारा यहाँ पे हाईएस्ट एलिमेंट है ही, डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स आई, तो इसके नीचे वाली एंट्री को 0 बनाना है। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 टेंस टू R3 माइनस 32 by 10 टाइम्स ऑफ R2। तो ये हमारा बन जाएगा 10 0 0 माइनस 1 101 by 10 0 2 माइनस 20 by 10 2018 by 10 4 26 by 10 543 डिवाइड बाय 101। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम बैक सब्स्टिट्यूशन से x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 2018 by 10 x3 इज इक्वल्स टू 543 by 101, यहाँ पे 101 था तो ये 101 कैंसिल हो जाएगा और ये x3 निकल के आएगा 543/2018 और इसकी जब हम डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे तो वो बनेगी 0.269। इसी तरीके से जब हम x2 के लिए निकालेंगे तो वो बनेगा 101 by 10 x2 माइनस 20 by, यहाँ पर 12 by 10 था, माइनस 12 by 10 x3
दिस इज इक्वल टू 26/10, ये 10 ये 10 ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू बन जाएगी 12x3 प्लस 26। जब x2 की वैल्यू पूरी सॉल्व करेंगे हम, कैलकुलेटर से आएगी 0.289, और x1 की वैल्यू निकालने के लिए 10x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 4। दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2x3 प्लस 4/10। जब x1 की वैल्यू हम पूरी सॉल्व करके निकालेंगे तो वो 0.375 आएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व द इक्वेशंस दिस द सिस्टम इज गिवन विद यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या बनेगा हमारा, ए इज टू बी रादर, ए इज टू बी हमारा मैट्रिक्स बन रहा है 1 1 1 3 3 4 2 1 3 6 20 13। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब मैं पार्शियल पाइवटिंग समझा रही थी आपको कि हम पाइवट को 1 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो इसको हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसकी नीचे वाली एंट्रीज को हमें 0 बनाना है, विच मीन्स R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, R4 टेंड्स टू R4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो ये हमारा बन जाएगा 1 0 0 1 0 माइनस 1 1 1 1 6 2 1। अब जब हमने सेकंड कॉलम में देखा है तो इस पोजीशन पे 0 है, और मैंने कहा था कि पाइवट हमेशा नॉन जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने के बाद ये बन जाएगा 1 0 0 1 माइनस 1 0 1 1 1 6 1 2। और मैंने ये भी कहा था कि हम पिवट को 1 भी बना सकते हैं, यानी कि अगर मैं R2 टेंड्स टू -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 1 0 0 1 1 0 1 माइनस 1 0 1 6 माइनस 1 2। अब बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या बनेगा, x3 इज 2, x2 माइनस x3 इज minus 1, which implies x2 is x3 minus 1, which will be 1. x1 plus x2 plus x3 is 6. This implies x1 is 6 minus x2. x2 is 1 minus x3, which is 2. So x1 is 3. अब जब हम अगर इस सिस्टम में वेरिफिकेशन के लिए पुट करेंगे तो सेटिस्फाई भी कर जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम पार्शियल पाइवटिंग का सबसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे। इसको देखते हैं। A इज टू बी मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो वो हमारा बन रहा है 2 4 3 1 1 2 2 3 1 माइनस 2 0 1 2 0 2 माइनस 1। और यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे B आएगा -10 8 7 एंड -5। अब जब हमने फर्स्ट कॉलम के लिए देखा है तो हमें यहाँ पे रो 2 में 4 मिल रहा है, तो हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे। लार्जेस्ट हमें मैग्नीट्यूड में देखना था ना फर्स्ट कॉलम, तो ये हमें 4 मिल रहा है सेकंड रो में, तो हम रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करने के बाद ये बनेगा 4 2 0 1 8 2 1 1 -2 -10 3 2 2 0 7 1 3 2 -1 -5। अब हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना मीन्स 4 के नीचे वाली जितनी भी हमारे एंट्रीज हैं वो सारे को हमें 0 बनाना है। तो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2/4 टाइम्स ऑफ R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ R1, R4 टेंड्स टू R4 माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ R1। अब इतना करने के बाद हमारा मैट्रिक्स बन के आएगा 4 2 0 1 एंड 8
यहाँ पे तो नीचे सारे 0 बन जाएंगे और ये बनेगा 1 0 -5/2 -14 2 1/2 -3/4 1 3 3/2 -5/4 -7। अब हमने फिर से सेकंड कॉलम को सर्च करा पीवट के लिए फर्स्ट रो को लीव करते हुए, तो हमें यहाँ पे फोर्थ रो में पीवट एलिमेंट मिल रहा है और हम R2 और R4 को फिर इंटरचेंज कर देंगे और R2 और R4 को इंटरचेंज करने के बाद हमारा मैट्रिक्स बन के आएगा 4 2 0 1 8 0 3 3/2 -5/4 -7 0 2 1/2 -3/4 1 0 1 0 -5/2 -14। अब इस 3 के नीचे वाली जितनी भी एंट्रीज होती है उसे हमें 0 बनाना होता है, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 टेंड्स टू R3 -2/3 टाइम्स ऑफ R2, R4 टेंड्स टू R4 -1/3 टाइम्स ऑफ R2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 4 0 0 0 2 3 0 0 0 3/2 -1/2 -1/2 1 -5/4 1/12 -25/12 और यहाँ पे बनेगा ये 8 -7 17/3 -35/3। अब यहाँ पर जब हम रो 3 में देखते हैं पीवट बनाने के लिए तो R3 और R4 सेम ही है, तो इनको इंटरचेंज करने का कोई फायदा नहीं है। तो लास्ट स्टेप इसको अगर हम पीवट मान रहे हैं तो इसके नीचे वाली एंट्री 0 बनानी होती है, तो R4 टेंड्स टू R4 -R3। तो ये फाइनल स्टेप है, इस पे बन जाएगा 4 0 0 0 2 3 0 0 0 3/2 -1/2 0 1 -5/4 1/12 -13/6 8 -7 17/3 -52/3। अब इसको फिर से हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। -13/6 x4 इज इक्वल्स टू -52/3। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा x4 आ रहा है 8। सिमिलरली हम x3 फाइंड करेंगे, वो बनेगा -x3/2 प्लस x4/12 इज इक्वल्स टू 17/3। शिफ्टिंग करके जब हम x3 की फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो -10 आएगी। फिर हम x2 की वैल्यू निकालेंगे 3x1 प्लस 3/2 x2 -5/4 x4, यहाँ पर 3x1 प्लस 3/2 x3 -5/4 x4 इज इक्वल्स टू -7। जब हम x2 की वैल्यू पूरी शिफ्टिंग करके और वैल्यूज पुट करके निकालेंगे तो वो हमारी आएगी 6। अब x1 की वैल्यू निकालनी रहेगी 4x1 प्लस 2x2 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 8। सो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो x1 की वैल्यू 5 आ गई, x2 की वैल्यू 6 आ गई, x3 की वैल्यू -10 आ गई और x4 की वैल्यू 8 आ गई। अब इनको अगर हम सिस्टम में पेपर में वेरीफाई करना चाहें तो वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक नोट है कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड इन गॉस एलिमिनेशन मेथड, दिस इज n³/3। अगर n 8 हो तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में 8³/3 512/3 which will be approximately which will be equal to 170। तो 170 ऑपरेशंस लग जाएंगे अगर n इक्वल टू 8 है। ऐसी अगर क्रैमर्स रूल में n इक्वल टू 8 के लिए अगर हम देखें तो उसमें क्या होता था, n² -1 इंटू n फैक्टोरियल, इतने ऑपरेशंस यूज होते थे। तो 8² -1 इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 63 इंटू 40320। तो ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इतने सारे ऑपरेशंस यूज होंगे। इसीलिए गॉस एलिमिनेशन मेथड इज बेटर देन क्रैमर्स रूल because it uses less operations।
n इक्वल टू 8 के लिए यहाँ सिर्फ 170 ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे तो कितने ज़्यादा ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। इसीलिए गॉस एलिमिनेशन मेथड बेटर होता है क्रैमर्स टूल से। अब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।